नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं जो है विद्या संबल योजना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि ये जो योजना है वो सरकार की इसलिए लाई गई है ताकि जो भी विद्यालयों में रिक्त पद हैं, जितने स्कूलों में लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जितने भी पद हैं उन सबको भरने के लिए योजना लाई। इस योजना से क्या है कि जल्द से जल्द जब भी हम आवेदन करते हैं आरपीएससी के द्वारा तो उसमें काफ़ी समय लगता है, तो सरकार ने एक कहेंगे मार्ग के लिए कि जल्दी से जल्दी हमारा ये जो स्कूल की व्यवस्था है वो सही चले, इसके लिए आवेदन लागू किए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आवेदन कौन भर सकता है, क्या योग्यता है, क्या प्रोसेसिंग है, उसके बारे में देखेंगे। तो आप जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले विद्यालय संवर्धन जो योजना है वो प्रक्रिया समस्त राजकीय विद्यालय और जो एमजी कॉलेज है जहाँ अंग्रेजी मीडियम चल रहा है वहाँ पर भी ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। दूसरी बात हम देखें कि पात्र अभ्यर्थी यहाँ पर जिन्होंने जो यदि आप लेवल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर या बायोलॉजी मतलब साइंस जो होती है वो या मैथ साइंस होनी जरूरी है। यदि आप ज्योग्राफी लेवल असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको ज्योग्राफी होना 12th में जरूरी है। लैब असिस्टेंट के लिए सिर्फ 10वीं और 12वीं जरूरी है, जबकि आप लेवल फर्स्ट टीचर थर्ड ग्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10वीं 12वीं और एसटीसी मतलब जिसको हम कहते हैं डीएलएड जो होता है वो जरूरी है। आपको यदि लेवल 2 में आवेदन करना है तो आपको 10वीं 12वीं और बीएससी या बीए आपका जो सब्जेक्ट है वो और उसके साथ में बीएड होना अति आवश्यक है। सेकेंड ग्रेड की बात करें तो आपको 10वीं 12वीं बीए बीएड ग्रेजुएशन और उसके साथ में बीएड होना जरूरी है। और आप यदि फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हो तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है। और आप ये सब बात पहले से जानते हो, जैसे जैसे हम आरपीएससी में आवेदन कर रहे हैं सेम वही प्रक्रिया इसमें रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा जो पीओ लेवल का होता है। हम बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन है कि हम फार्म कहाँ जमा करें, क्या फार्म जिला स्तर पर सीबीओ कार्यालय या डीओ कार्यालय में जमा होंगे? तो बिल्कुल नहीं। आपको आवेदन अपने जो विद्यालय के रिक्त पद हैं, जो आपके पास में सूचना है कि इस स्कूल के अंदर पीओ स्कूल में ये पद खाली है तो वहाँ पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। पीओ स्कूल में पंचायत स्तरीय जो विद्यालय होता है वहाँ आपको सीनियर स्कूल में आपको आवेदन जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो पीओ स्तरीय विद्यालय जो होता है चयन समिति का गठन करेगा, वो उसको 25 तारीख को गठन करना है। इसके बाद में जो कमेटी बनी वो आपके आवेदन लेने का काम करेंगे और जो आपके रिक्त पद हैं वो लेंगे। उससे पहले पीओ स्कूल द्वारा जो रिक्त पदों की सूची बाहर चस्पा कर दी जाएगी। हर स्कूल जो होगी, जो पंचायत की स्कूल होगी, वहाँ पर जो पद रिक्त हैं, चाहे वहाँ की पीएस स्कूल हो चाहे यूपीएस स्कूल हो, वहाँ के जितने खाली पद हैं उनको वहाँ बाहर चस्पा कर दिया जाएगा और आपको सूचना आपके दोस्तों के द्वारा प्राप्त करनी पड़ेगी। या हम देखेंगे पूरे जिले में कहाँ खाली पद हैं, वो आजकल एक पीडीएफ चल रही है, आप उससे भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिक्त पद है उनकी सूचना और साथ में हम देखें जो आवेदन लेने का काम है वह पीओ स्कूल के द्वारा समिति का जो कमेटी बनेगी उसके द्वारा किया जाएगा। वह आपको 25/8/26 से 29 तक चलेगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि 26 तारीख को अवकाश है, 27 को स्कूल है, फिर 28 को अवकाश है, 29 तारीख है। तो आपको अपने काम में थोड़ी फुर्ती रखनी पड़ेगी, आपको आलस्यता को छोड़कर, क्योंकि लंबा समय है। ऐसा नहीं है कि हम विद्यालय समय में 1 बजे तक ही जाएं, ऐसा है। वास्तव में नियम तो ऐसा है कि आपको लेट तक यहाँ पे लिखा हुआ भी है 6 बजे तक लिखा है, तो आपको प्रोसेसिंग चलती है, पर हम टारगेट करेंगे 7:30 से 1 के बीच में वहाँ पर पहुँच जाए ताकि हमारा काम सुलभता से हो सके। आगे हम देखें जो पीओ जो जांच कमेटी होगी वो सबके आवेदन लेके आती है, कौन से पद के विरुद्ध आपको लिया है वो जाँच होगी। तो जाँच करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए, आपकी सही आपकी एबिलिटी ज़्यादा है, मतलब आपकी जो परसेंटेज ज़्यादा, नियमों में काम लागू हो रहे हो, क्या मेरिट लिस्ट में आ रहे हो, तो एक पद के विरुद्ध ध्यान रखना, यदि सेकेंड ग्रेड हिंदी का एक पद है तो एक पद के विरुद्ध 3 लोग लेंगे। लैब असिस्टेंट का एक पद है तो एक के विरुद्ध 3 लेंगे। लेक्चरर का एक पद है तो एक के विरुद्ध 3 लेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो जैसे आरपीएससी डबल 2 गुना स्टूडेंट लेती है, वैसे यहाँ पर 3 गुना ले रहे हैं ताकि जो उसमें छटनी करनी है वो हो जाएगी। कि बच्चे का मान लो 3 दिवस सिलेक्शन हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। इसलिए आप एक पद के विरुद्ध 3 जनों का यहाँ पर होगा सिलेक्शन। और ये जो लिस्ट बनेगी वह 29 तारीख को सायं 6 बजे तक प्रसारित कर दी जाएगी। अब ये जो पीओ ने लिस्ट बना दी, तो पीओ का नेक्स्ट काम क्या है? अब पीओ लेवल का केवल यहीं तक का है,
जो प्रिंसिपल का लेवल का जो रोल होता है वो यहीं तक का है कि फाइनल सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद में उनका कोई रोल नहीं है। वो सूची आगे सीबी ऑफिस में जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं वहां तक पहुंचाई जाएगी। डॉक्यूमेंट की लिस्ट जिन 3 अभ्यर्थियों को एक पद के विरुद्ध लिया है उन तीनों के डॉक्यूमेंट का सेट प्लस मेरिट लिस्ट जो बनी वो, और पीओ सर जो होते हैं वह डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो सीबी ऑफिस पहुंचाएंगे। सीबी ऑफिस को आगे फिर डी ऑफिस को पहुंचाएगी और इस प्रकार से प्रक्रिया पूरी होगी। परंतु पीओ द्वारा जो लिस्ट भेजने का काम है वह 31 तारीख को 31/8/26 को प्रातः 11 बजे तक भेजनी पड़ेगी। अब पीओ कब भेजेंगे, सीबीओ कब जांच करेगा वो आपका मुद्दा नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी। आपको चिंता का विषय इतना है कि हमें आवेदन प्रक्रिया में कब से कब तक हमें वहां पर आवेदन देने हैं। तो 25 तारीख से लगा करके 29 तारीख तक आप आवेदन दे सकते हो, आपको आवेदन जमा कराना है। हमारे मन में अब नेक्स्ट प्रश्न ये बैठता है कि सर आवेदन जमा तो कराना है पर हमारे डॉक्यूमेंट में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का वेटेज कितना रहेगा, क्या किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी? तो उसके लिए हम आगे वीडियो जारी रख रहे हैं। देखिए अब चलिए दोस्तों, आप आगे हम अंक भार की जानकारी लेते हैं कि अंक भार किस आधार पर बांटा रहा है। तो दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है हमारे सामने की लेवल फर्स्ट जो होंगे ऐसे टीचर जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का काम करेंगे, लेवल फर्स्ट वाले, उनके लिए कक्षा 10वीं में जो अंक है उसका 30%, 12वीं का 40% और आपका जो डीएलएड होता है, एसटीसी होता है उसका 30% वेटेज दिया जाएगा। यदि आप लेवल सेकेंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए वही कक्षा 10वीं के लिए 20%, 12वीं के लिए 20%, ग्रेजुएशन में 30% और आपका जो बीएड होगा वहां पर आपको 30% जो वेटेज वो लिया जाएगा। नेक्स्ट में देखिए वरिष्ठ अध्यापक, आप सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कक्षा 10वीं के 10%, 12वीं का 10%, ग्रेजुएशन पर 50%। यहाँ पे आपके भी ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको काफी लाभ मिल सकता है और आपका बीएड होगा उसमें 30% लिया जाएगा। मैं तो मान रहा हूँ जो सेकंड ग्रेड का अप्लाई कर रहे हैं उसमें यदि हमारे ग्रेजुएशन और बीएड के अंदर अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आइए हम देखें यहाँ पर लेक्चरर बैठने का है तो उसके लिए कक्षा 10वीं के जो होंगे तो आपको 10%, 12वीं के 10%, ग्रेजुएशन के 20% और आपके पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं वहाँ पर आपको 30% और बीएड के 30% लिए जाएंगे। इन सभी परसेंटेज जो होंगे उस आधार पर आपके जो 100% बन रहे हैं उन नंबरों की एक कट ऑफ जारी होगा। पुनः वही बात, एक पद के लिए 3 व्यक्तियों को लिया जाएगा, तीनों में से जिसका नाम आगे है संभावना है कि उसका ही सिलेक्शन होगा। आगे हम देख रहे हैं कि इनको मानदेय जो होगा आपको लेवल फर्स्ट और सेकेंड लैब असिस्टेंट के लिए मानदेय कितना है। यहाँ लैब असिस्टेंट के बारे में जो अंक भरे वो कहीं दिया हुआ नहीं है, परंतु मैं अपने अनुमान से बता सकता हूँ कि आपके 10वीं और 12वीं में ये जो 30% और 40% दे रहे हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट के लिए बीएड या डीएलएड की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे अनुमान से ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे 40% हो सकता है और 12वीं का 60% लेने की संभावना पूरी है। अब हम मानदेय के बारे में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो होगा यदि ग्रेड थर्ड है, ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गए इसमें तो आपको प्रति घंटा 300 रुपये मिलेंगे और अधिकतम आपको 21,000 रुपये मिल सकते हैं, 21,000 रुपये मासिक। तो हम अधिकतम कोई टारगेट लेके माने कोई कम तो कोई लेगा ही नहीं। उसके अलावा सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में प्रति घंटा आपको 350 रुपये मिलेंगे और इसमें आपको 25,000 रुपये प्रति मासिक अधिकतम राशि मिल सकते हैं। आप यदि फर्स्ट ग्रेड के लिए हो तो आपको 400 रुपये प्रति घंटा, उस आधार पर देखते आपको 30,000 रुपये प्रति मंथ मिल सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हम देखें तो आपको 300 रुपये प्रति घंटा अर्थात अधिकतम मासिक 21,000 रुपये और लैब असिस्टेंट के लिए देखें तो आपको 300 रुपये प्रति घंटा अर्थात 21,000 रुपये मासिक मिल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैब असिस्टेंट के लिए, अनुदेशक के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए सेम टू सेम पेमेंट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। परंतु आप सेकंड ग्रेड के हो तो आपके ऊपर भार भी ज़्यादा है, इस वजह से आपको 4,000 रुपये बढ़ा करके 25,000 रुपये, आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा रहे हो तो आपको और थोड़ा भार ज़्यादा होने की वजह से आपको 30,000 मिल रहे हैं। तो ये तो हमने बेसिक आपको बता दिया कि किस प्रकार से हम अंक भार को बांट रहे हैं, किस प्रकार से हम मानदेय दे रहे हैं और आवेदन। दोस्तों हम फार्म इसमें कैसे भरे उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो फार्म होगा आपको जहाँ जहाँ पे जिला स्तर पर एक
PDF जारी की हुई होगी जिसमें आपको आवेदन का जो प्रारूप है वो दिया होगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या मांग रहा है, एक बार देख लेते हैं हम। जी हाँ, तो सबसे पहले आपके यहाँ पर आपको जो फार्म होगा उस फार्म में विद्यालय संबलन योजना में आवेदन पत्र है, जिसमें आपको ऊपर कार्यालय का नाम लिखना पड़ेगा। आप जिस स्कूल में आवेदन कर रहे हो, जैसे आपने समझ लो कि राजकीय विद्यालय कुबड़ा है, तो आप कुबड़ा का नाम लिख दीजिए। जो जिला स्तर पर आपको जो विद्यालय है, आपको ब्लॉक लिखना, आपको जिला लिखना है, आवेदक का पूरा नाम है, पिता का नाम है, जन्म दिनांक है, पूरा पता है, आवेदक का गृह जिला है, राज्य है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदन पद, आप कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्या हम लेबर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, क्या मनोदेशक के लिए कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वो आपको लिखना है। आवेदित सब्जेक्ट लिखनी है, विद्यालय का नाम जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है उस स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप किसी, जैसे कोई पंचायत है, उस पंचायत के अंदर PS UPS स्कूल है, तो ऊपर तो पंचायत का नाम लिखेंगे, परंतु नीचे जो होगा वहाँ पे आप जिस स्कूल में आवेदन कर रहे हो उसका लिखना पड़ेगा। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरवानी है, तो अपने सीनियर स्कूल कौन से कार्यालय हो गया, पर आपको आवेदन जो है यदि कुल्ला बस्ती में करना है तो आपको राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुल्ला बस्ती लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम प्रोसेसिंग करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम देखें, विद्यालय का नाम जिसे तो किया गया वो हो गया। क्या आप सेवानिवृत्त कार्मिक हैं, हाँ या ना, वो आएगा। सेवानिवृत्ति थी, पद और विषय जो भी रिटायर्ड टीचर है उसमें आवेदन करें तो। उसके बाद में शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता, जिसमें आपके 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, STC BEd और अन्य कुछ विशेष आपके पास में हो तो उसके विषय के पूर्णांक है, प्राप्तांक है, प्रतिशत है और उत्तीर्ण वर्ष आपको लिखना पड़ेगा। फिर आवेदक के हस्ताक्षर है, जो स्वप्रमाणिक प्रतियां कुल कितनी है उसको आपको भरना पड़ेगा संख्या। नीचे आपकी प्राप्ति रसीद है, आपको यदि डॉक्यूमेंट किसी भी PS UPS स्कूल के या किसी भी आवेदन भरा होगा वो भर के आपने यदि PO स्कूल में दिया है तो आपको रिसिप्ट जरूर लेनी है, ताकि ऐसा नहीं हो कि उनके हाथ से फॉर्म मिस हो जाए, आपने नहीं भरा ऐसा हो, तो आप थोड़ा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। शपथ पत्र दे रखा है जिसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ। उस शपथ में आपको यहाँ पर 14 पॉइंट दे रखे हैं और 14 पॉइंट को आप अच्छे से रीड कर लेना है। ये गेस्ट फैकल्टी की भर्ती है, न कि कोई स्थायी नौकरी है, तो आपको उसके बारे में लिखा हो वो देख लेना और आपको हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता में आपके साइन करने हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभ देगी और आप भटके नहीं। देखिए कौन से स्कूल में फार्म भर सकते हैं, अपने परसेंटेज के बारे में भी थोड़ा देखिए क्या स्थिति है। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो आज से 10 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, जो दोस्तों अभी तक बेरोजगार हैं, यदि वो आवेदन भरेंगे तो हो जाए तो अच्छा है, पर वो उस समय में जो परसेंटेज बन रहे थे वो इतने नहीं बन रहे थे जितने आज बन रहे हैं। उस समय 70%, 72%, 75% वाला टॉपर होता था स्कूल का, आज 90%, 95% वाला टॉपर है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि जो अभी के जो बच्चे हैं जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे बन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट प्राप्त करेंगे। कोई बात नहीं, अपने को संघर्ष करते रहना है। सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट की जॉब के लिए भी आप पढ़ते रहें, तत्परता से मोटिवेट होकर के काम करते रहें तो आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।